राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है एक गलत फैसला। पूजा की शादी हो गई थी, लेकिन अभी भी उसका गौना नहीं हुआ था, क्योंकि उसके मायके में शादी के 1 साल बाद ही गौना होता था। इसलिए अभी उसे 1 साल तक अपने मायके में ही रहना था। इसी बीच पूजा की सरकारी नौकरी लग गई और अब सरकारी नौकरी लगी थी, तो जॉइन तो करना ही था। आखिर हर किसी की तो नौकरी नहीं लगती। संजोग से पूजा की नौकरी उसके मायके के शहर में ही लगी थी और पूजा ने नौकरी ज्वाइन कर ली। पूजा की काफ़ी ऊँचे पोस्ट पर नौकरी लगी थी और उसकी बहुत ज़्यादा सैलरी थी, इसलिए वह अब अक्सर अपने भाई-भाभियों और भतीजे-भतीजियों के लिए महँगे-महँगे तोहफ़े वगैरह लाने लगी, जिससे घर में सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि पूजा अभी तक अपने ससुराल नहीं गई थी, तो उसको अपने ससुराल वालों से कोई ख़ास लगाव भी नहीं था और वह अपनी पूरी सैलरी लाकर अपने मम्मी-पापा को दे देती थी। साथ ही साथ पूजा की जॉब भी ऐसे पोस्ट पर थी कि उसकी ऊपरी कमाई भी बहुत ज़्यादा होती थी। इसलिए जब भी उसकी भाभियाँ उससे महँगी-महँगी साड़ी और मेकअप की डिमांड करती थी, उन्हें भी वह तुरंत पूरी कर देती थी और यह सब कुछ करके उसे खुशी भी मिलती थी, जिसकी वजह से उसके मायके में भी सब उससे बहुत खुश थे। पूजा क्योंकि अपनी सारी सैलरी अपनी माँ को दे देती थी, तो माँ उसे घर खर्चे में इस्तेमाल कर लेती थी, जिससे उसके भाइयों की लगभग पूरी सैलरी बच जाती थी। इस वजह से भाई-भाभी की अच्छी खासी सेविंग्स हो जा रही थी और घर खर्च भी आराम से चल रहा था। बच्चों के सारे शौक भी पूजा ही पूरे कर देती थी। वह सारे के सारे पैसे उसके मायके परिवार के ऊपर बेतहाशा उड़ा रही थी, जिसकी वजह से उसके भाई-भाभी का लालच बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि पूजा का अभी भी गौना नहीं हुआ था। इसलिए वह अपना बिल्कुल भी दिमाग नहीं चला रही थी कि कल को उसका भी परिवार होगा, उसके भी अपने बाल-बच्चे होंगे, तो उसे अपने लिए भी कुछ पैसे बचाने चाहिए। उसके लिए तो सब कुछ उसके मायके वाले ही थे और उसके हिसाब से उसके पैसों पर सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके मायके के लोगों का ही हक है और वही उसका परिवार है। ऐसी सोच बन गई थी पूजा की, क्योंकि पूजा उनकी सारी डिमांड पूरी करती थी और मायके में उसे बहुत ही ज़्यादा मान-सम्मान और इज़्ज़त मिलती थी। सब उसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते थे और उसे प्यार भी बहुत करते थे। साथ ही साथ उसे पलकों पर बिठा कर रखते थे, जिसकी वजह से पूजा बहुत खुश थी। भाई-भाभियों की तो ऐश की ज़िंदगी कट रही थी। इसी तरह से करीब 1 साल का वक़्त निकल गया और पूजा के गौने का वक़्त आ चुका था और अब पूजा के ससुराल से गौने की तारीख निकालने के लिए लगातार फ़ोन आने लगे। पूजा के मायके में सबको लगा कि अगर पूजा विदा होकर इस घर से चली गई, तो उनके हाथ से एक एटीएम कार्ड निकल जाएगा, उनकी सारी ऐश-मौज खत्म हो जाएगी। इसलिए पूजा की दोनों भाई-भाभियाँ कभी नहीं चाहते थे कि पूजा उस घर से जाए। इसलिए शुरू-शुरू में तो पूजा के मायके में सबने गौने की बात को टालना शुरू किया, लेकिन जब दबाव बढ़ने लगा, तब पूजा की भाभियों ने पूजा को भड़काना शुरू किया और बोला, "यहाँ तो आप आराम से नौकरी कर लेती हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, मज़े की ज़िंदगी चल रही है, कोई रोक-टोक भी नहीं है। लेकिन ससुराल में ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और उतनी मुश्किलों से आप अपनी नौकरी करोगी और पैसे कमा कर लाओगी, तो उन पैसों को आप अपनी मर्ज़ी से खर्च भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि ससुराल में तो वही होगा, जो आपके ससुराल वाले चाहेंगे।" पूजा की भाभियों बुरी तरह से पूजा को अपने ससुराल के खिलाफ भड़काना चाहती थी, जिसमें कि वह धीरे-धीरे सफल भी हो रही थी। दोनों भाभियाँ पूजा को यह कहकर डराती थी कि वहाँ ससुराल में तो आपकी 3-3 जेठानियाँ हैं, 2 कुँवारी ननंद हैं, पता नहीं सब मिलकर आपका क्या हाल करेंगे। आपको तो घर के कामों में ही नौकर बनाकर रख दिया जाएगा। यहाँ तो सारा काम हम लोग करते हैं और पता नहीं वह लोग आपको नौकरी भी करने देंगे या नहीं। और अगर मान लीजिए उन लोगों ने आपकी नौकरी छुड़वा दी, तो फिर आप उन लोगों पर आश्रित हो जाएँगी और अगर उनका व्यवहार ठीक नहीं हुआ, तो आपका क्या होगा? अभी कम से कम आप किसी के ऊपर आश्रित तो नहीं हैं। यह सब कुछ बोलकर भाभियों ने पूजा को इतना डरा दिया कि उसने अपनी माँ से बोला, "माँ कुछ भी करके गौने की तारीख टाल दो, मैं अभी ससुराल नहीं जाना चाहती, मैं अभी कुछ दिन और यहीं पर रहना चाहती हूँ।" पूजा की माँ भी इतने दिनों में पूजा के पैसे की आदी हो गई थी, क्योंकि पूजा के पापा अब कुछ खास करते नहीं थे, बेटे तो उन्हें कभी पैसे देते नहीं थे। उन्हें अपनी ज़रूरत के लिए बेटों के आगे हाथ पसारना पड़ता था, लेकिन पूजा तो पूरी की पूरी सैलरी अपनी माँ के हाथ में रख देती थी,
जिसकी वजह से वह भी बहुत खुश थी। इसलिए उन्होंने जोड़-तोड़ करके गौने की तारीख 6 महीने के लिए टलवा दी। लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी पूजा गौने के लिए टाल-मटोल कर रही थी, जिसकी वजह से एक दिन मजबूर होकर सौरभ यानी कि पूजा के पति ने पूजा को फ़ोन किया। आखिर वह पूजा का पति था, इतना हक तो उसका बनता ही था कि वह पूजा को फ़ोन कर सके। आज तक सौरभ ने पूजा को फ़ोन नहीं किया था। पहली बार सौरभ और पूजा की फ़ोन पर बात हुई और सौरभ ने बहुत प्यार से बोला, "क्या तुम्हें मेरे पास आने का मन नहीं करता? मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा था कि साल कब बीतेगा और तुम यहाँ आ जाओगी और तुम हो कि यहाँ पर आना ही नहीं चाहती हो।" पहली बार पति-पत्नी के बीच में बात हुई थी और पूजा को भी बहुत अच्छा लगा था। उसके दिल में प्रेम के अंकुर फूटने लगे थे, लेकिन उसने साथ ही साथ उसने अपने मन का डर भी सौरभ को बता दिया कि उसे डर लगता है कि कहीं ससुराल जाकर उसकी नौकरी छुड़वा ना दी जाए। सौरभ ने बोला, "अरे यह तुम क्या फालतू सी बात का डर अपने दिमाग में लेकर बैठी हुई हो? आजकल के ज़माने में किसकी इतनी अच्छी सरकारी नौकरी लगती है? हम पागल थोड़े ना हैं कि तुम्हारी नौकरी छुड़वा देंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारा ट्रांसफ़र यहीं पर करवा लें। फिर तुम आराम से यहाँ पर नौकरी करना और तुम्हें यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूँगा।" पति से बात करके पूजा को बहुत तसल्ली मिली और उसने अपनी माँ से बोला कि माँ, अब मेरे गौने की तारीख निकलवा दो, अब मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। पूजा की भाभियाँ इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उनके हाथ से काफ़ी कुछ निकल रहा था और वह कुछ भी करके पूजा को रोकना चाहती थी। वैसे तो पूजा की माँ भी यही चाहती थी कि पूजा यहीं पर रहे, क्योंकि लालच तो अब उन्हें भी हो गया था पूजा के पैसों का। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, गौने को अब और नहीं टाला जा सकता था, नहीं तो पूजा के ससुराल वालों को शक हो जाता कि पूजा के मायके वाले जानबूझकर पूजा का गौना टाल रहे हैं। और अब तो पड़ोसी और रिश्तेदारों ने भी बातें बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि शक तो सबको होने लगा था कि मायके वाले चाहते ही नहीं हैं कि कमाऊ बेटी मायके से जाए। इसलिए पूजा के माँ-पापा ने गौने की तारीख फिक्स कर दी और पूजा अपने ससुराल चली गई। पूजा ने अपने ऑफिस से 2 महीने की छुट्टी ले ली थी। ससुराल में 2 महीने बीतने पर उसे बहुत अच्छा माहौल मिला। वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा था। सौरभ और उसके घरवाले पूजा का बहुत ख़्याल रखते थे और उससे बहुत प्यार करते थे। पूजा भी बहुत खुश थी अपने ससुराल में और उसने बोला, अब जल्दी ही वहाँ से जाकर वह अपनी नौकरी जॉइन करेगी और फिर कोशिश करके अपना ट्रांसफ़र इस शहर में करवा लेगी और फिर आराम से सबके साथ यहाँ पर रहेगी, क्योंकि पूजा को लग रहा था कि ससुराल में उसे किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके मन का सारा वहम दूर हो चुका था। 2 महीने के बाद पूजा वापस अपने मायके आ चुकी थी अपनी नौकरी जॉइन करने के लिए। लेकिन इस बार जब पूजा आई तो उसने अपने हाथ थोड़े टाइट कर लिए और अनाप-शनाप खर्च करना छोड़ दिया और अपने पैसे भी अब अपने पास रखने लगी। ना ही माँ को दिए और ना ही भाभियों को और ना ही भतीजे-भतीजियों पर फालतू के पैसे उड़ाए, क्योंकि ससुराल में रहकर अब उसे समझ में आ गया था कि घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है और गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने के लिए पैसों को हिसाब से खर्च करना कितना ज़रूरी होता है और खुद के लिए पैसे बचाने भी कितने ज़रूरी होते हैं। अब तक तो पूजा कुँवारी लड़की की ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन ससुराल से आने के बाद अब वह एक शादीशुदा औरत बन चुकी थी। यह बात पूजा की भाभियों और माँ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उनके हाथ से काफ़ी कुछ निकल रहा था। अब पूजा के मायके वालों ने उसे अलग तरीके से भड़काना शुरू किया। उन लोगों ने बोलना शुरू किया, "अरे तुम्हारे ससुराल वाले यही तो चाहते हैं कि वह तुम्हारे पैसों पर ऐश करें और इसीलिए तुम्हें इतना सुख-आराम देकर रखा है। उन्होंने ताकि तुम उन्हें कमा-कमा कर दो और अगर तुम ससुराल में रहोगी, तो तुम्हारे हाथ में तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं रहेगा। सब कुछ तुम्हारी सास ले लेंगी और अपने बाकी के बेटे-बहुओं और उनके परिवार पर खर्च करेंगी। पैसे तुम्हारे रहेंगे और मज़े तो कोई और करेगा, तो तुम वहाँ पर क्यों ट्रांसफ़र करवाओगी? तुम्हारा पति एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है और उनका आसानी से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो तुम अपने पति से बोलो कि वह हमारे शहर में ही ट्रांसफ़र ले लें, ताकि तुम यहाँ पर रहो और तुम्हारे सारे पैसे तुम्हारे पास रहें, ना कि उन पैसों से तुम्हारे ससुराल के परिवार वाले ऐश करें। पूजा को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि मायके में भले ही उसे काम नहीं करना पड़ता था और
भाभियाँ सब कुछ सँभालती थी, पर उसके बदले में उसका सारा पैसा भी तो वही लोग ले लेते थे। ससुराल में भले ही उसे काम करना पड़ता था, पर आज तक ससुराल में किसी ने भी उससे 1 रुपए नहीं माँगा। फिर भी उसके मन में भाभियों ने गलतफ़हमी भर दी और अपने थोड़े से आराम के लिए पूजा को भी लगने लगा कि वह ट्रांसफ़र क्यों करवाएगी। सौरभ ही यहाँ ट्रांसफ़र लेकर आएगा ताकि वह आराम से यहाँ पर नौकरी कर सके। उसे यह बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि नज़र तो असल में उसके मायके वालों की है, उसके पैसों पर, ना कि ससुराल वालों की। इसलिए पूजा ने सौरभ से बात की कि वह अपना ट्रांसफ़र उसके मायके वाले शहर में करवा ले, जिस पर सौरभ भड़क गया और बोला, "यह बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ मेरा घर है, परिवार है और मैं सालों से यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ। मैं वहाँ पर बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं करवाऊँगा और जब तुम्हारा ट्रांसफ़र आसानी से यहाँ हो सकता है, तो तुम्हें अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहिए। लड़कियाँ विदा होकर मायके से ससुराल आती हैं, ना कि लड़के विदा होकर अपने घर से अपने ससुराल जाते हैं। तो मैं तो किसी भी कीमत पर वहाँ नहीं आने वाला।" और सौरभ ने साफ-साफ मना कर दिया। पूजा ने बोला, "लेकिन मैं यहाँ पर आराम से रहती हूँ, मुझे कोई भी काम का प्रेशर नहीं रहता। सब कुछ भाभियाँ सँभाल लेती हैं, ससुराल में मैं सब कुछ कैसे मैनेज करूँगी?" इस पर सौरभ ने कहा, "बात तो तुम ठीक कह रही हो, ससुराल में तो हर बहू को काम करना ही पड़ता है, लेकिन सब कुछ मिल-बाँट कर मैनेज हो जाता है। कभी तुमने सुना है क्या कि कोई शादीशुदा लड़की पूरा जीवन मायके में रहती है ताकि उसे कोई भी ज़िम्मेदारी न उठानी पड़े? ससुराल तो तुम्हें आना ही पड़ेगा और शादीशुदा लड़की की जो इज़्ज़त ससुराल में मिलती है, वह मायके में रहकर कभी नहीं मिलेगी। तुम अभी समझ नहीं रही हो, तुम्हें मायके में जो इज़्ज़त मिल रही है ना, वह सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए मिल रही है क्योंकि तुम कमा-कमा कर उन्हें दे रही हो। अगर तुम कमा नहीं रही होती, तो तुम्हारा गौना कब का करवा दिया गया रहता। लेकिन तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही, सीधी-सी बात है, तुम्हारी भाभियों की नज़र तुम्हारे पैसों पर है, लेकिन पूजा का मायके से अभी भी लगाव कम नहीं हुआ था और उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि उसके मायके वाले सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके पैसों की वजह से उसे पसंद करते हैं। पूजा की भाभियों ने पूछा कि सौरभ ट्रांसफ़र के लिए तैयार हो गए हैं क्या? तो पूजा ने बोला, "नहीं, वह यहाँ पर नहीं आएँगे, बल्कि मुझे ही वहाँ जाना पड़ेगा। वह यहाँ आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं।" भाभियों ने बोला, "हाँ, हाँ, वह भला यहाँ क्यों आएँगे? बल्कि आपको ही वहाँ जाना पड़ेगा, तभी तो आपके सारे पैसे आपके ससुराल के परिवार पर खर्च होंगे। सीधी-सी बात है, उन लोगों की नज़र आपके पैसों पर है।" जब यही बात सौरभ ने पूजा के मायके वालों के लिए बोली थी, तो पूजा ने बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था। लेकिन जब यही बात पूजा के मायके के लोगों ने ससुराल वालों के लिए बोली, तो पूजा को तुरंत यकीन हो गया और उसे सारी बातें सच लगने लगी। उसे लगने लगा कि उसे ससुराल सिर्फ़ इसलिए बुलाया जा रहा है, ताकि उसके पैसों पर मज़े किए जा सकें। पूजा ने अपने ऑफ़िस में ट्रांसफ़र की कोई भी बात नहीं की। इसी तरह से 1 महीने का वक़्त और बीत गया। सौरभ ने पूजा को फ़ोन किया और बोला, "तुमने ऑफ़िस में अभी तक ट्रांसफ़र की बात नहीं की?" तो पूजा टाल-मटोल करने लगी और बोली, "बात की थी, पर थोड़ी मुश्किल है।" इस पर सौरभ ने बोला, "कोई बात नहीं, मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ। भैया की अच्छी खासी जान-पहचान है, वह तुरंत ही तुम्हारा ट्रांसफ़र यहाँ करवा देंगे। मैं भैया से आज ही बोलता हूँ।" तो पूजा ने बोला, "नहीं, नहीं, आप रहने दो, मैं खुद ही बात कर लूँगी। अभी ऑफ़िस में थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसलिए मैं बात नहीं कर रही।" सौरभ को भी समझ में आ रहा था कि सच बात यह है कि पूजा ट्रांसफ़र करवाना ही नहीं चाहती और बस टाल-मटोल कर रही है। वह इतनी आसानी से अपना मायका नहीं छोड़ने वाली, इसलिए अब सौरभ ने भी कुछ बोलना बंद कर दिया था और पूजा आराम से अपने मायके में ही रह रही थी। करीब 10 महीने बाद पूजा दोबारा 2 महीने के लिए ससुराल गई थी और फिर वापस से मायके आकर वहीं से नौकरी करने लगी। इसी तरह बीच-बीच में कभी 1-2 महीने के लिए वह ससुराल चली जाती थी और पूरा वक़्त मायके में ही रहती थी। पूजा की कमाई का पूरा पैसा उसके माँ-बाप, भाई-भाभी के पास ही रहता था। बस थोड़े बहुत पैसे पूजा के हाथ में आते थे, जो उसके खुद के खर्च के होते थे। यह बात पूजा को नहीं दिखाई पड़ रही थी। उसे तो बस यही दिखाई पड़ रहा था कि वह बिना किसी रोक-टोक के, बिना किसी ज़िम्मेदारी के आराम से अपनी नौकरी कर रही है। पर उस नौकरी का उसे क्या प्रतिफल मिल रहा है, यह तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। सेविंग उसकी 1 रुपए की भी नहीं थी। लेकिन सौरभ को सब कुछ दिख भी रहा था और समझ में भी आ रहा था। सौरभ को पैसों से कोई भी मतलब नहीं था, लेकिन उसकी शादीशुदा ज़िंदगी भी तो बर्बाद हो रही थी।
और कौन-सा पुरुष चाहेगा कि शादीशुदा होते हुए भी वह एक कुँवारे पुरुष की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करे। सौरभ के घरवाले भी यह बात समझ रहे थे। इसी तरह से करीब 2 वर्ष का समय बीत गया। एक दिन सौरभ के पिताजी ने पूजा के मायके में उसके पापा को फ़ोन किया और बोला, "आप लोग हमारी बहू को कब तक मायके में बिठा कर रखेंगे? क्या हमें अपनी बहू के साथ समय बिताने का बिल्कुल भी हक नहीं है? क्या हमारी बहू मायके में रहे यह शोभा देता है? क्या हमारे बेटे को अपनी पत्नी के साथ रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है? क्या मेरे बेटे बहू को पति-पत्नी की तरह जीवन व्यतीत करने का बिल्कुल भी हक नहीं है? क्या मेरे बेटे को अपना परिवार बढ़ाने का हक नहीं है? किस हक से आप लोगों ने हमारी बहू को अपने पास रखा हुआ है? मेरा बेटा शादीशुदा होते हुए भी आज तक कुँवारे लड़कों की तरह ज़िंदगी जी रहा है। उसके सारे काम जो उसकी पत्नी को करने चाहिए, आज तक उसकी माँ कर रही है। क्या मेरे बेटे को कोई अरमान नहीं है? पत्नी के होते हुए भी मेरा बेटा इस तरह का जीवन जिए, यह अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए अब मुझे इस बारे में कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। आप लोग सोच विचार कर लीजिए कि आगे क्या करना है, क्योंकि अब तो कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। सौरभ के पिताजी ने काफ़ी कड़े शब्दों में पूजा के पापा से बात की थी, क्योंकि अब यह भी ज़रूरी हो गया था। पूजा की माँ ने घर में जब यह सारी बात बताई, तो घर में सब लोग टेंशन में आ गए। पूजा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके ससुर जी इस तरह की बात कर सकते हैं और पूजा ने जब सौरभ से बात की, तो सौरभ ने भी वही सारी बातें बोल दी, जो उसके पापा ने बोली थी। सुनकर पूजा हैरान हो गई। इतने प्यार से बात करने वाला सौरभ आज इतने कटु शब्द कैसे बोल सकता है? तो सौरभ ने भी बोला, तुम्हारे इस व्यवहार ने मुझे ऐसा पत्थर बना दिया है। शादीशुदा होते हुए भी मैं आज तक कुंवारों की जिंदगी जी रहा हूँ। तो तुम मुझसे एक पति की तरह साथ देने की उम्मीद कैसे कर सकती हो? जब तुम खुद कभी एक पत्नी नहीं बन पाई और ना ही पत्नी बनकर कभी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चली हो। क्या मुझे अपनी पत्नी का साथ रहने का मन नहीं करता? क्या मुझे अपना परिवार बढ़ाने का कोई हक नहीं है? क्या मैं पहले अपनी पत्नी और अपने होने वाले बच्चों का पालन-पोषण करने में सक्षम नहीं हूँ? क्या मैं कमाता नहीं हूँ? हर तरह से तो मैं काबिल हूँ, तभी तो तुम्हारे माँ-बाप ने देखभाल कर हमारी शादी करवाई थी और शादी के बाद तुम्हारी नौकरी लग गई, तो तुम्हें ऐसा लगने लगा कि तुम्हारा पति तुम्हारा खर्चा उठाने के काबिल नहीं है, जो तुम ससुराल आना ही नहीं चाहती। ज़रा सोचो, अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लगती तो क्या तुम ससुराल नहीं आती? और हम कब कह रहे हैं कि तुम नौकरी छोड़ दो? हम तो बस यही कह रहे हैं कि तुम अपने यहाँ पर ट्रांसफ़र करवा लो, जो कि आसानी से हो भी जाएगा, लेकिन तुम्हें तो यहाँ पर आना ही नहीं है। तो तुम्हारे इस फालतू की सोच के लिए मैं कब तक अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँ? आखिर मेरे भी तो कुछ अरमान हैं। पूजा को अब बहुत टेंशन हो रही थी और वह सोच रही थी कि नौकरी के चक्कर में कहीं उसका परिवार ही ना टूट जाए। इसलिए वह ट्रांसफ़र करवाना चाहती थी, लेकिन भाई-भाभी ने बहुत ही चालाकी से पूजा के मन में यह बात डाल दी कि जब आज पूजा अपने पैरों पर खड़ी है, तब उसके साथ उसके ससुर और पति इतने घटिया तरीके से बात कर रहे हैं और इतना दबाव डाल रहे हैं कि वह इतना डर रही है, अगर वह अपनी नौकरी छोड़ दे या अपने ससुराल चली जाए, तो उसका वह लोग क्या हश्र करेंगे? पूजा का तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। इस बात का तो हमें पक्का यकीन है कि वहाँ जाकर इसकी नौकरी छुड़वा ही दी जाएगी, ताकि इसके ऊपर पूरा दबदबा बनाया जा सके और पता नहीं क्या-क्या उन्होंने बातें पूजा के कानों में डाल दी। उन्होंने पूजा का पूरा ब्रेन वॉश कर दिया और फिर अंत में बोल दिया, तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला है, तुम्हें खुद ही लेना पड़ेगा, ताकि सारा फैसला पूजा खुद ले और कल को उन्हें ना बोल सके कि उन्होंने पूजा का घर तुड़वाया है। पूजा के मायके वालों का पलड़ा फिर से भारी निकला और पूजा ने सौरभ को फ़ोन करके बोल दिया कि उसे जो भी फैसला लेना है ले सकता है। पूजा अपने मायके से ही नौकरी करेगी। सौरभ को भी समझ में आ गया था कि इस रिश्ते का अब कोई भी भविष्य नहीं है, क्योंकि पूजा समझने को तैयार ही नहीं है और ऐसी लड़की के साथ जीवन गुजारना मतलब जीवन की बर्बादी है, जो कि अपना दिमाग 1% भी इस्तेमाल नहीं करती है, बल्कि 100% अपने मायके वालों के दिमाग के हिसाब से ही चल रही है। और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अपने हाथों से ही बर्बाद कर रही है।
सौरभ ने एक दो बार और पूजा को मनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक ही शर्त थी कि सौरभ उसके मायके में आकर रहे। इसके लिए सौरभ बिल्कुल भी तैयार नहीं था और उसने बोला, मेरा भी कोई आत्मसम्मान है और मैं तुम्हारे इस फालतू की जिद के लिए अपने आत्मसम्मान को तार-तार नहीं करूँगा। इससे अच्छा हम अपने रास्ते अलग कर लें, क्योंकि इस रिश्ते का मुझे कोई भी भविष्य नहीं दिख रहा है। और फिर दोनों का आपसी समझौते से तलाक हो गया। पूजा के माँ-पापा को एक बार अपनी बेटी के तलाक का दुःख हुआ, लेकिन कहीं न कहीं पूजा के पैसों का लालच उन्हें भी था और उन्होंने सोचा पूजा तो ज़िंदगी भर कमा कर इस घर में देगी ही, इसीलिए उसके भाई-भाभी पूरी ज़िंदगी उसे पलकों पर बिठा कर रखेंगे और उसकी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। उसे उसके मायके में कभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई-भाभी भी अब बहुत खुश थे। आखिर उनकी कमाऊ बेटी जो घर में रह गई थी और अब तो पूरा इंतजाम हो गया था कि उनकी सारी कमाई पूरा जीवन बचेगी और पूजा सबके खर्च उठाएगी। बस उससे प्यार के 2 मीठे बोल ही तो बोलने हैं। अब पूजा आराम से अपने मायके में रहती थी, भाभियों के साथ बातें करती, भतीजे-भतीजियों के साथ घूमने चली जाती, सब उसका पूरा ख़्याल रखते। लेकिन फिर भी पूजा के जीवन में एक खालीपन-सा आ गया था। कभी-कभी कोई पड़ोसी या रिश्तेदार ताना भी मार देता कि देखो पहले लड़की देखी, जिसने मायके में नौकरी के लिए पति को छोड़ दिया, वह नौकरी, जो नौकरी यह ससुराल में भी आसानी से कर सकती थी। देखते हैं मायके में कितने दिन अकेले मज़े की ज़िंदगी कटेगी। यह सब कुछ सुनकर पूजा को बहुत डर लगता था और लगता था कि उसने अपने जीवन का बहुत गलत फैसला ले लिया है। धीरे-धीरे इस बात को करीब 15 वर्ष बीत चुके थे और पूजा करीब 42 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी उम्र अब उसके चेहरे से साफ झलकती थी। उसकी भाभियाँ अब उसे बिल्कुल भी नहीं पूछती थी, क्योंकि उन्हें पता था अब पूजा हमेशा के लिए उनके पास ही रहने वाली है, कहीं भी नहीं जाने वाली। क्योंकि इस उम्र में तो अब वह कोई दूसरी शादी तो करेगी नहीं, तो अब उसकी इतनी आवभगत करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे तो उन्हें मिलने ही मिलने हैं। इसलिए उन्होंने भी अब अपना असली रंग दिखा दिया था, जो कि पूजा को समझ में आ चुका था। वह तो अब सीधा-सीधा पूजा के किसी भी काम के लिए ना बोल देती थी और बोलती थी कि अपना काम खुद कर लिया कीजिए, आपके पास तो वक़्त ही वक़्त है, ना पति है ना ही बाल-बच्चे हैं, लेकिन हमारे ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं और हमें सबको देखना होता है। हम आपकी तरह खाली नहीं बैठे हैं, हमारा परिवार है, जो कि हमारी पहली प्राथमिकता है। आज पूजा को अपनी की गई एक-एक गलतियों का एहसास हो रहा था और उसे यह भी समझ में आ रहा था कि अपने बच्चे अपने होते हैं। भाई के बच्चों को तुम कितना भी प्यार कर लो, तुम उन्हें अपना बच्चा नहीं बोल सकती और ना ही उन पर अपना कोई हक जमा सकते हो। पूजा के पास आज अपना कहने के लिए ना ही उसका पति था और ना ही उसका कोई भी बच्चा, जिसके लिए पूजा खुद ज़िम्मेदार थी। भतीजे-भतीजियों से भी वह बात करने को तरस जाती थी। वह अपने बुआ से तभी बात करते थे जब उन्हें पैसों की ज़रूरत होती थी और बात भी बस इतनी होती थी, बुआ हमें इतने हज़ार रुपए की ज़रूरत है, हमें दे दो और पैसे मिलते ही वह तुरंत वहाँ से निकल जाते थे। पूजा के लिए किसी के पास वक़्त नहीं था। अब पूजा को मायके में रहना बहुत भारी लग रहा था। अपनी ज़िंदगी के एक गलत फैसले का अंजाम वह अब अच्छे से समझ रही थी। एक बार पूजा अपने ऑफ़िस के किसी काम से अपने ससुराल के शहर में गई थी और शाम के वक़्त वह एक कॉफ़ी शॉप में बैठकर कॉफ़ी पी रही थी कि सामने के टेबल पर उसने देखा 2 बच्चे हल्ला मचा रहे हैं। पापा जल्दी पिज़्ज़ा ऑर्डर करो और उनकी मम्मी बोल रही थी, अरे तुम लोग हल्ला मत करो, पिज़्ज़ा ऑर्डर हो रहा है, पापा को परेशान मत करो। पूजा को काफ़ी जाना-पहचाना सा चेहरा लगा। पूजा ने अपने दिमाग पर जोर डाला और अपने चश्मे को ठीक किया, तो उसे साफ नज़र आ गया। उसके सामने सौरभ बैठा हुआ था। उसे समझते देर नहीं लगी कि साथ में सौरभ की पत्नी और उसके बच्चे हैं। आज पूजा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और वह सोच रही थी, अगर उसने यह गलत फैसला नहीं लिया होता, तो सौरभ के साथ आज शायद वह बैठी होती, अपने बच्चों के साथ। पर उसने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी थी। सौरभ अपनी फैमिली के साथ सेल्फी ले रहा था और उसने फ़ोटो क्लिक की, लेकिन उस फ़ोटो में उसके पीछे की टेबल पर बैठी पूजा भी कैप्चर हो गई। जिस पर सौरभ की नज़र पड़ गई और सौरभ घूमकर पूजा को देखने लगा, जिससे पूजा हड़बड़ा गई और उठकर जाने लगी। लेकिन सौरभ ने उसे रोक दिया। अरे पूजा जी आप अकेली, आपने दूसरी शादी नहीं की क्या? पूजा ने सिर्फ इतना बोला, नहीं।
सौरभ ने बोला, यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है और अगर उस वक्त मैंने वह अहम फैसला अपने जीवन के लिए नहीं लिया होता, तो शायद आज मैं भी आपकी तरह अकेला होता। लेकिन मैंने सही वक्त पर सही फैसला ले लिया, क्योंकि मैं आपको समझाने में पूरी तरह से नाकामयाब हो गया था। इसीलिए आज आप अकेली हैं और मेरा परिवार मेरे साथ है। इनसे मिलिए, यह मेरी पत्नी है मोनिका और इन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है। पूजा ने बहुत मुश्किल से मोनिका की तरफ देखा। सलीके से बंधी हुई साड़ी, मांग में भरा हुआ सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां देखकर पूजा को घुटन सी हो रही थी और वह सोच रही थी कि अगर उसने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा गलत फैसला नहीं लिया होता, तो शायद इस तरह की जिंदगी आज वह जी रही होती और यह श्रृंगार उसका होता। लेकिन आज वह बिना किसी श्रृंगार के एक निर्जीव पत्थर की तरह खड़ी थी। सौरभ ने बोला, वैसे एक बात बताऊं पूजा जी, मोनिका भी नौकरी करती है और अपने ससुराल में रहकर नौकरी करती है और आज तक इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। सब कुछ बहुत आराम से चल रहा है और हमारे संयुक्त परिवार में हमारे बच्चे कैसे पल बढ़ गए, हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि हमारे घर में सब मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देते हैं। तब तक मोनिका ने बोला, चलिए घर चलते हैं, देर हो रही है, क्योंकि आखिर वह भी एक औरत थी और अपने पति की पहली पत्नी किस औरत को बर्दाश्त होगी। और पूजा को यह बात साफ-साफ समझ में आ रही थी कि मोनिका नहीं चाहती कि सौरभ उससे बात करे। अच्छा अब हम चलते हैं, कहकर सौरभ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां से निकल गया और पूजा उन्हें जाते हुए देखती रही। आज पूजा को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। किसी ने उसका कितना भी ब्रेन वॉश किया था, ऐसा तो नहीं था कि उसके पास खुद का दिमाग नहीं था। उसने क्यों नहीं अपने भविष्य के बारे में सोचा? अगर उस वक्त सौरभ की तरह उसने भी अपने परिवार के बारे में सोचा होता, अपने खुद के बारे में सोचा होता, तो आज उसका भी अपना परिवार होता। वह जीवन में इस तरह से अकेली नहीं होती। आज पूजा को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने आज एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया था। अब वह और भी ज्यादा ओहदे पर पहुंच चुकी थी और उसने बहुत आसानी से उसी दिन अपना ट्रांसफ़र एक बहुत ही दूर-दराज के इलाके में करवा लिया और सीधा वहीं चली गई। उसने फ़ोन पर अपने मायके वालों को बता दिया कि अब वह वहीं पर रहेगी और वहीं से नौकरी करेगी, क्योंकि अब उसका ट्रांसफ़र हो चुका है। पूजा के मायके वाले सुनकर हैरान हो गए। उन्हें अपने हाथ से सारा पैसा जाता हुआ दिखा और उन्होंने दोबारा से पूजा को बरगलाने की बहुत कोशिश की। लेकिन इस बार पूजा ने साफ-साफ बोल दिया, मैं वह 15 साल पुरानी वाली पूजा नहीं हूँ, जिसे तुम लोगों ने अपनी बातों में फँसाकर अपना उल्लू सीधा किया और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन हाँ, जब आँख खुले तभी सवेरा। अब मेरा कमाई का 1 रुपया भी तुम लोगों को नहीं मिलने वाला। जितनी ऐश करनी थी, तुम लोगों ने कर ली। अब तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी अपनी कमाई से चलाने की आदत डाल लेनी चाहिए। भूल जाओ कि तुम्हारे घर में पूजा नाम की एक बेवकूफ लड़की थी, जिसने अपने हाथों अपना घर तोड़ लिया। पूजा के माँ-पापा ने भी उसे समझाने की कोशिश की, तो पूजा ने बस एक ही सवाल किया, माँ आप बस यह बता दो, भाभियाँ तो फिर भी पराए घर से आई थी, मुझसे कोई खून का रिश्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन आप लोगों ने तो मुझे जन्म दिया है ना, मुझसे खून का रिश्ता है ना, माँ आपने मुझे अपनी कोख में पाला है ना, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बेटों का घर तो बसा दिया, लेकिन बेटी का घर उजाड़ दिया। माँ के पास भी अपनी बेटी की बातों का कोई भी जवाब नहीं था और वह बस इतना ही बोल पाई, हो सके तो हमें माफ कर देना पूजा। और यह कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। पूजा की आँखों में आँसू थे, पर इन आँसू को पोंछने वाला उसके पास कोई भी नहीं था। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।